मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का समय 185 ईस्वी पूर्व से 319 ईस्वी पूर्व या 319 ईस्वी 185 ईस्वी पूर्व से 319 ईस्वी माना जाता है। इस काल के अंतर्गत या इस समयांतराल में विभिन्न राजवंशों का शासन था, जिनमें शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, इंडो ग्रीक, शक, कुषाण तथा संगम काल, जिसमें चेर वंश, चोल वंश एवं पांड्य वंश प्रमुख थे। शुंग वंश 185 से 75 ईस्वी पूर्व के लगभग था। बाणभट्ट की हर्षचरित के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या कर दी थी तथा शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का दुश्मन बताया गया है। बौद्ध साहित्य के अनुसार पुष्यमित्र ने 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया था एवं पाटलिपुत्र के कुट्टाराम विहार को तोड़ने के असफल प्रयास किए थे। इसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया था। अश्वमेध यज्ञों के पुरोहित पतंजलि थे। पतंजलि ने योग दर्शन, योग सूत्र तथा महाभाष्य नामक पुस्तिकाओं की रचना की थी। महाभाष्य पाणिनि के अष्टाध्यायी की टीका थी। अश्वमेध यज्ञ की जानकारी अयोध्या अभिलेख से भी मिलती है एवं कालिदास के मालविकाग्नि मित्र से भी मिलती है। शुंग वंश के समय इंडो ग्रीक यवनों ने भारत पर आक्रमण किए। इस आक्रमण की जानकारी कालिदास की मालविकाग्नि मित्र, पतंजलि के महाभाष्य, गार्गी संहिता आदि से मिलती है। गार्गी संहिता का विषय ज्योतिष था। पुष्यमित्र शुंग के बाद भागभद्र शासक बना। इस वंश का यह 9वां शासक था। इसके दरबार में यूनानी दूत या यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया था। उसने भागवत धर्म को स्वीकार किया तथा उसने विदिशा के बेस नगर में गरुण स्तंभ को स्थापित करवाया था। तत्पश्चात देवभूति इस वंश का यह अंतिम शासक था। वासुदेव कण्व ने उसकी हत्या कर दी थी तथा इस वंश की राजधानी विदिशा थी। इसके पश्चात कण्वंश की स्थापना होती। कण्वंश का समय 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व था। इस वंश का संस्थापक वासुदेव कण्व था तथा सुशर्मा अंतिम शासक था। तत्पश्चात सातवाहन वंश आया, जो लगभग 300 वर्षों तक प्रचलन में रहा या 300 वर्षों तक उसका साम्राज्य रहा। इस सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। तत्पश्चात सातकर्णी प्रथम इस वंश का पहला प्रसिद्ध शासक था। इसकी जानकारी नागनिका के नाना घाट अभिलेख से मिलती है। हाल इस वंश का 17वां शासक था। यह बड़ा विद्वान शासक था। इसने गाथा सप्तशती नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें 700 प्रेम कहानियों का संग्रह है। इसके दरबार में सर्ववर्मन तथा इसके दरबारी विद्वानों में सर्ववर्मन थे, जिन्होंने कातंत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसका विषय व्याकरण था, तथा गुढ़ाद्य ने वृहत कथा की रचना की थी। गुढ़ाद्य की वृहत कथा, क्षेमेंद्र ने वृहत कथा मंजरी तथा सोमदेव ने वृहत कथा चरित सागर की रचना की। हाल के सेनापति विजयालय ने श्रीलंका पर आक्रमण किया एवं हाल ने श्रीलंका की राजकुमारी लीलावती से विवाह किया था। तत्पश्चात गौतमीपुत्र सातकर्णी इस वंश का 23वां एवं सबसे महान सम्राट था या शासक था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अद्वितीय ब्राह्मण, आगमन निलय, वेणुकंटक, त्रिसमुद्रोदय, पितावाहन आदि उपाधियां धारण की थी। इसने वैदिक मार्ग एवं वर्ण व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया था। इसके घोड़े 3 समुद्र का पानी पीते थे। इसी कारण इसने त्रिसमुद्रोदय पितावाहन नामक उपाधि धारण की थी। इसने शक शासक नहपान को पराजित किया एवं उसके सिक्कों पर अपना नाम लिखवाया था। इसने नासिक बौद्ध संघ को अजकालिकी गांव एवं कार्ले बौद्ध संघ को करजक गांव भेंट में दिए थे। इसने वेणुकंटक नामक शहर बसाया था। तत्पश्चात वशिष्ठी पुत्र पुलमावी इस वंश का 24वां शासक था। इसे पुराणों में पुलोमा कहा गया है। प्रथम शासक जिसके अभिलेख आंध्र प्रदेश में मिले हैं वो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के ही हैं।
अभिलेखों में इसे दक्षिणापथेश्वर कहा गया है। शक शासक रुद्रदामन से 2 बार यह पराजित हुआ। इसने रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया। इसने नवनगर नामक शहर बसाया था। तत्पश्चात यज्ञ श्री शातकर्णी इस वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक था। इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र मिलते हैं। सातवाहन वंश की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, वे इस प्रकार से हैं। सातवाहन वंश मात्र सत्तात्मक था, अर्थात शासक के नाम के आगे माता का गोत्र या माता का नाम मिलता है। इस समय यह सातवाहनों की में प्राकृत भाषा का प्रचलन था। पुराणों में इन्हें आंध्र भृत्य कहा गया है। सातवाहनों के समय सीसे, पोटीन एवं कांसे के सिक्के चले थे। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान भी सातवाहन वंश के समय ही देखने को प्रचलन में मिलता है, या कह सकते हैं आप सामंती प्रथा का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। सातवाहनों के पश्चात इंडो ग्रीक, इनकी 2 शाखाएं थी। पहली डेमेट्रियस जो संस्थापक था, जिसकी राजधानी सियालकोट थी या तक्षशिला थी। दूसरा यूक्रेटाइडिस था जो संस्थापक था। डेमेट्रियस के पश्चात मिनेंडर था या मिलिंद था। भिक्षु नागसेन ने इसके साथ वार्तालाप किया था, जिसका वर्णन भिक्षु नागसेन की पुस्तक मिलिंद पन्हों में मिलता है। यह एक बौद्ध दर्शन की पुस्तक है। यूक्रेटाइडिस के बाद एंटियोकिडास मिलता है। इसने अपना दूत हेलियोडोरस को भागभद्र के दरबार में भेजा था। हर्मियस अंतिम इंडो ग्रीक शासक था। इंडो ग्रीक शासकों का कुछ महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वे इस प्रकार से हैं। लेखयुक्त सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने ही चलाए थे। इंडो ग्रीक शासकों ने सोने के सिक्के भी चलाए थे। गार्गी संहिता के अनुसार भारत ज्योतिष के लिए या यूनान का गार्गी संहिता के अनुसार भारत ज्योतिष शास्त्र के लिए यूनान का ऋणी रहेगा। सप्ताह का प्रचलन आरंभ हुआ तथा भारतीय नाटकों पर प्रभाव पड़ा। रंगमंच के पर्दे को यवनिका कहा जाता था। यूनानी भारतीय मसालों से परिचित हुए तथा काली मिर्च को यवनप्री कहा जाने लगा था। इसी तरह से इंडो ग्रीक शासकों की महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही थी। तत्पश्चात शक मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। यूची कबीले ने इन्हें पराजित किया। चीनी साहित्य में शकों को सई या संगवाई कहा जाता है। भारतीय साहित्य में इन्हें सिथियन कहा गया है। डेरियस के नक्श रुस्तम अभिलेख में शकों का उल्लेख मिलता है। शकों के भारत में 4 प्रमुख केंद्र थे, जो तक्षशिला, मथुरा, नासिक एवं उज्जैन थे। शकों का सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन था। इसने वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को 2 बार पराजित किया था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का प्रथम बड़ा अभिलेख है। शकों ने चांदी के सिक्के बड़ी मात्रा में चलाए थे। चांदी के सिक्के शकों की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। रुद्रसिंह तृतीय अंतिम शक शासक था। तत्पश्चात कुषाण, यह मध्य एशिया के यूची कबीले से थे। इनकी शाखा कुई शुआंग थी। कुजुल कडफिसस इस वंश का संस्थापक था। इसे प्रथम कडफिसस भी कहा जाता है। भीम कडफिसस, इसे दूसरा कडफिसस भी कहा जाता है। यह भगवान शिव का अनुयायी था। इसकी उपाधि महेश्वर थी। इसके सिक्कों पर त्रिशूल, नंदी एवं डमरू के चित्र मिलते हैं। कनिष्क इस वंश का सबसे महान शासक था। इसका राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। इसने शक संवत का आरंभ किया था, या इसी समय इसके राज्याभिषेक के समय शक संवत का प्रारंभ हुआ था। इस समय साम्राज्य की 2 राजधानियां थी, एक तो पुरुषपुर या पेशावर तथा दूसरी मथुरा। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार इसने कश्मीर पर आक्रमण किया एवं वहां कनिष्कपुर नामक शहर बसाया था। इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। उसने पाटलिपुत्र से बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा अनोखा मुर्गा एवं अश्वघोष प्राप्त किए थे। अश्वघोष ने
महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की थी, जिनमें बुद्धचरित, सारिपुत्र प्रकरण, शोधरानंद तथा सूत्रालंकार मुख्य थे। नागार्जुन एवं चरक संहिता के रचयिता चरक कनिष्क के दरबार में ही थे। नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका नामक पुस्तक लिखी, जबकि चरक ने चरक संहिता लिखी थी। सुश्रुत भी इनके समकालीन थे। सुश्रुत की पुस्तक सुश्रुत संहिता थी। सुश्रुत शल्य चिकित्सक थे। कनिष्क ने मध्य एशिया पर अधिकार कर लिया था। भारत का रेशम मार्ग पर अधिकार हो गया था। इस समय व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से मौर्योत्तर काल भारत का स्वर्ण काल था। कनिष्क ने पांडवों के नेतृत्व वाली चीनी सेनाओं को भी पराजित किया। इसके सैनिक ने उनकी हत्याएं की थी। कनिष्क महायान शाखा का अनुयायी था। इसके समय बौद्ध संगीति का आयोजन भी हुआ था। कनिष्क के पश्चात हुविष्क शासक बना। हुविष्क भगवान विष्णु का अनुयायी था। कुषाणों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भी थी, जिनमें कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। कुषाण शासक मंदिरों में अपनी मूर्तियां स्थापित करवाते थे तथा सिले हुए कपड़ों का प्रचलन इस समय हो गया था। वे कपड़े के जूतों का प्रयोग करते थे, घोड़े के लगाम लगाया करते थे। कुषाण शासक देवपुत्र, देवप्रिय आदि उपाधियां धारण किया करते थे।